Okay, class. Okay. So ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर्स है हमारे पास, ठीक है। और इसमें हमारे पास असेसमेंट प्रोसेस क्या है, वी विल हैव 5 क्विजेस, 5 क्विजेस होंगे हमारे, मिनिमम 5 होने चाहिए। मिड टर्म होगा, असाइनमेंट्स होंगे हमारे पास, और फाइनल एग्जाम होगा। अगेन वो जो 40 मार्क्स का होता है, मिड टर्म 20 मार्क्स का होगा, 60 मार्क्स आपके ये हो गए, बाकी 40 आपके सेशनल के होंगे। और 40 में से आपके पास प्रोजेक्ट भी होगा, और प्रोजेक्ट के मार्क्स के साथ साथ आपके पास जो है वो असाइनमेंट और क्विज़ेस के मार्क्स भी होंगे। ओके, बैठ रही हुई आवाज क्लास? ठीक है, कोर्स आउटलाइन हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर्स में हम क्या क्या कंटेंट्स कवर करेंगे। जो मेन टॉपिक्स हैं हमारे पास, वो 4 हमारे पास बेसिक पिलर्स होते हैं ओप के: इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस एंड एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे मिसिंग है, मैं इसको एडिट कर लूंगी। बेसिकली वी हैव 4 डिफरेंट पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसकी बेसिस पे हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिजाइन होती है। एंड दीज 4 पिलर्स आर इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस एंड एब्स्ट्रैक्शन। उसमें भी हम फर्दर कॉन्सेप्ट देखेंगे, ओवरलोडिंग क्या होती है, ओवरराइडिंग क्या होती है, बेस एंड चाइल्ड क्लासेस क्या होती हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारा इनहेरिटेंस के अंदर आएगा। बुक जो हम यूज करेंगे, दैट वुड बी बिगिनिंग सी शार्प ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बाय डैन क्लार्क। इसकी ई बुक जो है वो मैं, और जो बाकी भी जितनी रेफरेंस मटेरियल है, जितनी भी ई बुक्स मुझे लगेगा हेल्पफुल है, उसके अलावा जितने भी यूआरएल्स हैं वो भी मैं आपके एलएमएस पे कोशिश ये करूंगी कि आज शाम तक सारी की सारी चीज़ें अपडेटेड हो जाएं, जिसमें लेक्चर्स भी होंगे आपके, और उसके अलावा आप जितनी भी ई बुक्स हैं, जो हेल्पफुल ई बुक्स हैं, वो भी मैं वहाँ पे उसकी ई बुक अपलोड कर दूंगी। अच्छा जी, ये हमारे पास टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स क्या है? इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, उनका एक ओवरव्यू। देन इंट्रोडक्शन टू डॉट नेट एंड इट्स आर्किटेक्चर। डॉट नेट हमारे पास जो फ्रेमवर्क है, जिस फ्रेमवर्क के अंदर हम काम करेंगे, कोड करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका जो है वो हमारे पास इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू के डॉट नेट पे काम किस तरीके से होता है। व्हेन एवर वी राइट एनी कोड, तो वो बैक एंड पे किस तरीके से वर्क कर रहा होता है, और उसी चीज़ को हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की रिस्पेक्ट से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि जब हम क्लासेस बनाते हैं, उनके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो उसकी बेसिस पे किस तरीके से वी कैन यूज इट ऑन डॉट नेट फ्रेमवर्क। कॉन्सेप्ट्स ऑफ ओप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हैं, और किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डिफरेंट है। अभी जो हमने पीएफ में इससे पहले पढ़ा था, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में हमने पढ़ा था, हम सिर्फ एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर रहे थे। हम सी शार्प पे काम कर रहे थे, जो कि बेसिकली एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, बट हमने उसको किस तरीके से इंटेंड किया था, लाइक एन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। ठीक है, हम मेथड्स के थ्रू कॉल कर रहे थे। ऐसे ही था कि हम जो हमारे पास एंट्री पॉइंट मेन मेथड था, और उस मेन मेथड के अंदर हमने डिफरेंट अगर मेथड क्रिएट करने हैं तो हम उन मेथड पे काम करें। लेकिन अगर आपने देखा हो तो वो सारे काम इनकैप्सुलेट एक क्लास के अंदर हो रहे थे। सबसे पहले हमारे पास क्लास बन रही थी, और देन उस क्लास के अंदर सारे मेथड्स हमने यूज किए थे। सो हमने सी शार्प की जो कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, उसको हमने किस तरीके से वर्क करवाया था, एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के तौर पे काम किया था। हम कहाँ तक गए थे? फंक्शंस तक, मेथड्स तक। इस कोर्स में हम देखेंगे कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट से हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, और यहाँ हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट पे काम करेंगे। वहाँ पे हम किस तरीके से काम कर रहे थे? फंक्शंस और मेथड्स के थ्रू। यहाँ पे हम काम कैसे करेंगे? यहाँ पे हम काम करेंगे कि कोई भी रियल वर्ल्ड सिनेरियो को कैसे हम एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मैप कर सकते हैं। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे। द क्लास एंड द ऑब्जेक्ट यूसेज। ठीक है, डिफरेंट हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखेंगे, उसको क्लास और ऑब्जेक्ट की रिप्रेजेंटेशन देंगे कि लेट से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो रियल वर्ल्ड पे एग्जिस्ट कर रहा है, उसको पहले हम उसकी क्लास बनाएंगे। क्लास के अंदर हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स और मेथड्स होंगे। लेट से अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट एग्जांपल ले लेते हैं, लेट से एक पेन।
जो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस है। So, जब उस पेन को, अब मेरे पास डिफरेंट टाइप्स के पेन हो सकते हैं, ठीक है। सो उसके लिए मैं क्या करूंगी कि एक क्लास बना दूंगी। क्लास क्या होगी, पेन की, और उस क्लास की मेरे पास दो चीजें होंगी, एक उसके एट्रीब्यूट और एक उसके डिफरेंट मेथड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स या फंक्शनैलिटी जो वो ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर सकता है। सो अगर मैं पेन की क्लास के ऑब्जेक्ट की बात करूं, दो एट्रीब्यूट मेरे पास, दो चीजें क्या होगी, एट्रीब्यूट्स और फंक्शनैलिटी। तो पेन के एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं, उसका कलर, ठीक है, और क्या चीज हो सकती है, ब्रांड नेम, के वो किस ब्रांड से या किस कंपनी से बिलोंग कर रहा है, और फंक्शंस उसके क्या हो सकते हैं, इट शुड राइट डाउन, उसके जो है कलर क्या है, ठीक है, किस तरीके से काम कर रहा है, तो ये उसके क्या होंगे, ये सारे उसके बिहेवियर्स होंगे, क्या क्या काम वो कर सकता है। इसी तरह अगर मैं एक ऑब्जेक्ट की बात करूँ, एक पर्सन, सो एक पर्सन मेरे पास क्या है, कोई भी XYZ, किसी भी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की मैं अगर बात करूँ तो वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैं उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले एक क्लास बनाऊंगी। अब उस क्लास के मेरे पास एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं, क्लास क्या बनेगी, पर्सन की। अब उससे फायदा ये होगा क्लास बनाने से कि जितने भी पर्सन के ऑब्जेक्ट हैं, आप भी हैं, मैं भी हैं, हम सब उसी क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। सो दैट इज कोड रीयूजेबिलिटी। एक दफा मैंने क्लास बना ली, अब जिस भी ऑब्जेक्ट को उस क्लास की जरूरत होगी वो उसको एक्सेस कर सकता है। सो अगर मैं पर्सन की क्लास की बात करूं तो पर्सन की क्लास के मेरे पास एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, जो बेसिक एट्रीब्यूट जो हर पर्सन के होंगे, पर्सन का नेम, उसकी एज, उसकी हाइट। सो दीज आर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स जो कि पर्सन की क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। और उसके बिहेवियर क्या होंगे, पर्सन की क्लास के बिहेवियर, बिहेवियर हो सकते हैं मेरे पास, a person can walk, can eat, can talk. These all are the different behaviors associated with person class. ठीक है, फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम डिफरेंट मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं। मेथड्स है वही, जो मेथड्स है वही वाले मेथड्स हैं या फंक्शंस हैं जो हमने PF में पढ़े थे, कि किस तरीके से हम उन मेथड को क्लासेस में एसोसिएट कर सकते हैं। लूप्स एंड डिसीजन, अगेन के वही चीजें जो हमने पहले पढ़ी थी, लूप्स एंड डिसीजन एंड मेथड, वही चीज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली, ये जो चैप्टर 6 ये वाला जो हमारे पास कंटेंट है, ये क्या होगा, रिवीजन होगा ऑफ PF, जिसमें हमने लूप्स, मेथड्स, इफ एल्स की स्टेटमेंट्स, उनको हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट से कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं वो हम यहाँ देखेंगे, जिसमें हमारा PF के बेसिक कंस्ट्रक्ट का रिवीजन भी हो जाएगा और किस तरीके से हम ये कंस्ट्रक्ट अप्लाई कर सकते हैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट के साथ, हम वो भी देख लेंगे। नेक्स्ट, हाउ स्टैटिक मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। फिर हम देखेंगे कि स्टैटिक मेथड्स और प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज का भी एक ओवरव्यू हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज हम क्यों यूज करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास इनकैप्सुलेशन, ठीक है, फर्स्ट बेसिक पिलर ऑफ इनकैप्सुलेशन, हम वो देखेंगे कि इनकैप्सुलेशन होती क्या है, क्यों कर रहे होते हैं इनकैप्सुलेशन, इसको अचीव कैसे कर सकते हैं, और इसके लिए हमारे पास क्या डिफरेंट कंस्ट्रक्ट होंगे जो इनकैप्सुलेशन को अचीव करने के लिए वी कैन use. Then we have concept of constructors. We will discuss different types of constructors. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स कौन से होते हैं, कॉपीड कंस्ट्रक्टर कौन से होते हैं, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर है वो सब कैसे इम्प्लीमेंट होगी, उनकी क्या क्या फंक्शनैलिटी है, वो सब डिस्कस करेंगे हम। व्हाट डिफरेंट थिंग्स कैन बी डन टू कंस्ट्रक्टर्स ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड, अभी ये सारी चीजें आप लोगों को समझ नहीं आ रही होंगी कि ये एक्चुअली कंस्ट्रक्टर क्या है। सो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे ये सारी चीजें हमारे पास नोन होती चली जाएंगी, ठीक है। और मिड टर्म से पहले हम यहीं तक कवर करेंगे। आफ्टर मिड टर्म फिर हम इनहेरिटेंस देखेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होती है हमारे पास और इनहेरिटेंस को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, और फिर वहीं पे हम मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। क्लास वॉइस में कोई इशू है क्या, आप आवाज नहीं आ रही प्रॉपर? जी बिल्कुल ओके है। ओके,
ठीक है। सो मिड टर्म से पहले जो है हम लोग इनकैप्सुलेशन, प्रॉपर्टीज, कंस्ट्रक्टर्स, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, ये सारी चीजें हम होपफुली इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे, और मिड टर्म के बाद फिर हम इनहेरिटेंस देखेंगे। ठीक है। इनहेरिटेंस में हमारे पास मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग पे डिस्कस करेंगे हम। देन हम देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्शन कैसे होती है, पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव होती है, और इंटरफेसेस क्या होते हैं। सो ये बाकी के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं ये भी हम कंप्लीट करेंगे आफ्टर मिड टर्म एग्जाम। अच्छा, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं आपको पहले फर्स्ट डे ऑफ कोर्स से ही जो है मैं आपको बता दूं। वो क्या है, अगेन जो चीज़ें मैं पहले कहती हूँ कि क्विजेज और असाइनमेंट्स जो है वो आपके कॉपी नहीं होने चाहिए, कॉपी होंगे तो मार्क्स डिडक्ट होंगे। ठीक है। और उस पर आप फिर आर्ग्यूमेंट कर नहीं सकते कि मैं इतने कम मार्क्स क्यों मिले हैं और क्या रीज़न है, क्योंकि मैं स्टूडेंट आईडी के साथ आप लोगों को बताती हूँ कि किसने किसके साथ कॉपी किया है। सो काइंडली कॉपी मत कीजिएगा। दूसरी चीज़ ये कि जो डेडलाइन हो उस डेडलाइन पे चीज़ें सबमिट करवा दीजिएगा, क्योंकि मैं डेडलाइन इस तरीके की देती हूँ कि आपका अगर कोई इश्यूज भी आ रहे हैं बीच में तो वो आपके पास एकोमोडेट हो जाए। तो इस बार स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो बहुत ज़्यादा लीनियंसी जो है वो मेंटेन नहीं हो सकेगी। ठीक है। तो जो डेडलाइन है उसी डेडलाइन को आप अचीव करने की कोशिश करें कि उस डेडलाइन के अंदर अंदर आप चीज़ें सबमिट करवा लें। दूसरी चीज़ जो है वो आपकी है प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट जो है वो बिल्कुल सबमिट होगा जैसे पहले होता था। मैक्सिमम ग्रुप मेंबर जो है जो अलाउड है वो 3 है। ठीक है। 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है। और उसके अलावा प्रोजेक्ट आपके पास किस तरीके का होगा, प्रोजेक्ट आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का प्रोजेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। जो जो सारे कॉन्सेप्ट हम कोर्स में पढ़ते चले जाएंगे वो सारी चीज़ें आपके प्रोजेक्ट में जो है वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि मैं एक लिस्ट भी आपके साथ शेयर कर दूंगी कि किस टाइप के प्रोजेक्ट हो सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली आप काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो जितने भी कॉन्सेप्ट हम क्लास में पढ़ेंगे वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आपके प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट होने चाहिए। एंड यू कैन यूज विंडोज फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन। ठीक है। आप विंडोज फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, बट विंडोज फॉर्म जो है वो क्लास में हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है। ये एड ऑन फीचर है और वो इतना मुश्किल भी नहीं है, बस ड्रैग एंड ड्रॉप कंट्रोल्स है उसमें। सो यू कैन यूज और यू कैन क्रिएट वेब बेस्ड एप्लीकेशन एज वेल फॉर योर प्रोजेक्ट, बट बैक एंड पे उसमें इम्प्लीमेंट जो है वो ऊप हो रही होगी। अगेन डेटाबेस के लिए आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज नोटपैड एज वेल। फाइलिंग जो हमने पढ़ी थी पीएफ में, आप उसके थ्रू भी कनेक्टिविटी करवा सकते हैं। अगर किसी की एक्सक्यूएल सर्वर में एक्सपर्टीज है आप उस पर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास मैनेजमेंट सिस्टम ज्यादा बनेंगे। कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, इस टाइप के सॉफ्टवेयर बनेंगे हमारे पास। तो ये जो सॉफ्टवेयर बनेंगे तो बैकएंड के लिए डेफिनेटली आपको क्या चाहिए होगा, डेटाबेस चाहिए होगी जो आपके डाटा को स्टोर कर रही हो। ठीक है। अच्छा, डेटाबेस कोई भी यूज कर सकते हैं आप। यू कैन यूज सिंपल नोटपैड फाइल एज वेल। मैं ये रेकमेंड करूंगी कि अगर आप नोटपैड फाइल यूज कर रहे हैं तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो हम पीएफ में काम कर चुके हैं। डेटाबेस तो आप आगे डेटा वो एसक्यूएल सर्वर तो आप आगे डेटाबेस के कोर्स में पढ़ेंगे। लेकिन अगर किसी की एक्सपर्टीज है और वो एसक्यूएल सर्वर यूज करना चाह रहा है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है। कोई एमएस एक्सेल यूज करना चाह रहा है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। एमएस एक्सेस पे काम करना चाह रहे हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप कौन सी डेटाबेस यूज करें, बट ये चीज याद रखिएगा कि ये डेटाबेस का कोर्स नहीं है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर्स है जिसमें डेटाबेस आपके प्रोजेक्ट को हेल्प आउट कर रही होगी। सो फ्रंट एंड पे आपके पास फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन होगी जिसमें सारे कंट्रोल्स होंगे, लाइक टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे, आपके पास लेबल्स होंगे, बटन्स होंगे। उन पे क्लिक करने पर सारा का सारा डाटा जो है वो कहाँ स्टोर होगा, आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो आपने क्लासेस बनाई हैं उनके मेथड्स के थ्रू आपको सारा डाटा सेव करेंगे, एंड देन वो डाटा जो है आपके डेटाबेस में जाएगा। लास्ट टाइम अभी कुछ प्रोजेक्ट जो मैंने देखे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, उसमें बच्चों ने क्या किया, एक फ्रंट एंड बनाया विंडोज फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन, बटन के क्लिक करने पर डायरेक्ट सारी की सारी चीजें डेटाबेस पे जा रही हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बीच से गायब हो गई। ऐसा नहीं होगा। ये चीज मैं फर्स्ट डे ही आपको, मैंने कहा कि आप लोगों को फर्स्ट डे ही मैं जो है वो अपडेट कर दूं कि जो प्रोजेक्ट है ये डेटाबेस का प्रोजेक्ट नहीं है। मेरा इससे कोई कंसर्न नहीं है कि आपने कितने टेबल्स बनाए हैं, डेटा
किस तरीके से जा रहा है, आपने क्लास डायग्राम क्या बनाई है, मेरा इससे कोई लिंक नहीं है। मेरा ये लिंक है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। और वो आप कैसे करेंगे? अगेन 3 लेयर, आपके आपके जो एप्लीकेशन है वो 3 वे प्रोसेस होगा, 3 स्टेप्स में काम करी होगी। फर्स्ट वन विंडोज फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन होगी, यूजर इंटरफेस, जो आपके जो भी आप प्रोजेक्ट चूज कर रहे हैं उसका यूजर इंटरफेस होगा, जिसमें सारे बेसिक कंट्रोल्स होंगे, जिसमें हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स होगा, लेबल्स होगा, डेट एंड टाइम पिकर भी आप यूज कर सकते हैं, और बटन्स। जैसे ही मैंने बटन पे क्लिक किया, वो सारा का सारा डेटा, लेट से मैं कोई फॉर्म फिल करवा रही हूँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कोई एम्प्लॉय को मैंने रजिस्टर करना है, तो वो एम्प्लॉय का नेम पूछेगा, उसकी डेजिग्नेशन, उसकी सैलरी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सारी चीजें आपने सबमिट कर दी और आपने रजिस्टर का बटन क्लिक कर दिया। सो वो सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट डेटाबेस में नहीं जाएगी। पहले डेटाबेस पे जाने से पहले जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की आपने क्लासेस बनाई हैं, उन क्लासेस में वो डेटा स्टोर होगा, और फिर उन क्लासेस के अंदर डिफरेंट मेथड्स होंगे। उन मेथड्स के थ्रू वो डेटा फिर आप डेटाबेस आपने जो भी चूज किया उस पर जाके आप सिलेक्ट जो है वो स्टोर करेंगे। तो ये आपके प्रोजेक्ट का जो है ये कुछ रिक्वायरमेंट्स थी। अच्छा, सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज योर अटेंडेंस। ठीक है, अटेंडेंस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है आपने। अगेन वही चीज है कि आपके पास 7 एब्सेंस होने पे आपका कोर्स ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, जब न्यू न्यू सेटअप था, ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हो रहे थे, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, लाइट भी बहुत जा रही थी, सारे स्टूडेंट्स को भी ऐसे जितना आइडिया नहीं था, अब हमारे साथ भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब हमने इसका क्या जो है वो सोल्यूशन निकाला है कि सोल्यूशन इज दैट कि आप जो है अपना बैकअप प्लान रेडी रखें। ठीक है, कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सो यू शुड चार्ज योर मोबाइल, आपका सेल फोन चार्ज होना चाहिए। उसके अलावा यू शुड हैव इंटरनेट कनेक्शन और योर सेल फोन इज, जो कि यूजली कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इंटरनेट जो है हमारे पास पैकेजेस भी हम ले रहे होते हैं, और हमारे पास सेल फोन तो वैसे ही सबके पास हाथ में ही रहता है। तो आप बैकअप प्लान रखें कि एटलीस्ट अगर आपके पास लाइट चली जाए और आप थ्रू सिस्टम और लैपटॉप और कंप्यूटर कनेक्ट नहीं हो सकते, तो यू कैन कनेक्ट फ्रॉम योर मोबाइल एज वेल, सो दैट आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाए। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज ये कि अटेंडेंस मार्क एक दफा हो गई, मार्क होने के बाद उसको फौरन हमें आगे फॉरवर्ड करना होता है एकेडमिक्स डिपार्टमेंट को, ताकि वो डेटाबेस में एंट्री कर सकें। सो इशू ये होता है कि हम अटेंडेंस आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, फिर बार बार स्टूडेंट्स के जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है वो इश्यूज आने शुरू होते हैं कि मिस लाइट नहीं थी, मिस ये प्रॉब्लम थी, मिस ये प्रॉब्लम थी। तो एक दफा जब अटेंडेंस आगे फॉरवर्ड हो गई, तो वो अब रोल बैक तो नहीं हो सकती ना। सो काइंडली आप कोशिश ये करें कि आप क्लास में एक्टिव रहें थ्रू आउट, और अगर मीन टाइम लेट से अटेंडेंस टेकिंग टाइम पे आपकी अटेंडेंस चली, आपकी लाइट चली गई, आपका इंटरनेट कनेक्शन डाउन हो गया है, सो उस सिनेरियो पे, क्योंकि अब जो है हमारा जो जूम है वो कनेक्टेड है एलएमएस से, तो आप एलएमएस के थ्रू लॉग इन करें, एलएमएस के थ्रू जूम मीटिंग ज्वाइन करें। उससे एडवांटेज ये होगा कि अगर मीन टाइम पे आपकी जो है वो लाइट चली जाती है जब अटेंडेंस ली जा रही है, सो बैक एंड पे एलएमएस में आपका सारा लॉग मेंटेन हो रहा होगा कि आप कितनी देर क्लास में एक्टिव थे, तो वहां से आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। तो इसीलिए एलएमएस को यूज करें क्लास लेने के लिए, क्लास में जो है वो एक्टिव रहें और अपना बैकअप प्लान रेडी रखें। और लास्ट ये कि हम क्लास की कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, क्लास के सीआर जो है वो राशिद ही होंगे। ठीक है, राशिद को रख लेते हैं एक सीआर, और दूसरा सीआर हमाद है। ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सब ने मुझसे ही पीएफ पढ़ी है। सो एक सीआर तो आपके राशिद हैं। राशिद, आप हैं अभी ऑनलाइन? ठीक है, एक सीआर आपके जो है वो राशिद हैं, और दूसरा ये कि दूसरे सीआर तूबा रख लेते हैं, 3 सीआर रख लेते हैं, और थर्ड जो है वो हम रख लेते हैं हम्माद वसीम। वैसे तो बिलाल भी हैं। ठीक है, ओके, सो सीआर हमारे पास कौन कौन है? राशिद है एक सीआर, हम्माद वसीम है एक सीआर, और एक तूबा है। अच्छा, कम्युनिकेट हम कैसे करेंगे कोर्स में थ्रू आउट? एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो राशिद ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, उसका इनविटेशन लिंक भी वो शेयर कर चुके हैं, मैंने भी वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, काइंडली आप लोग भी ज्वाइन कर लें। जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं किया, सो राशिद आपको जो इनविटेशन लिंक है वो काइंडली यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा से
शेयर कर दें यहाँ जूम मीटिंग पे भी, ताकि सब जो है उस ग्रुप में ज्वाइन हो सके। कम्युनिकेशन हम थ्रू आउट उस ग्रुप के ही थ्रू करेंगे, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, नंबर मेरा आप लोगों के पास मौजूद है, बट प्लीज अवॉइड प्राइवेट एंड पर्सनल, जो है वो प्राइवेट उस पर मैसेज नहीं कीजिएगा अनटिल एंड अनलेस मैं आपको नहीं कहूँ कि प्राइवेटली मुझे मैसेज करना है। ओके, मैं यहाँ पे गूगल क्लासरूम पे भी जो है वो कोर्स क्रिएट कर दूंगी, और कीट एलएमएस पे भी सारे के सारे असाइनमेंट, आपके क्विजेज, वो सारी चीज़ें कीट एलएमएस पे अपलोड होंगी, और चेकिंग मैकेनिज्म भी वहीं से होगा। तो अगर किसी का कीट एलएमएस वर्किंग नहीं कर रहा, कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ इश्यूज है, सो काइंडली उसको सॉर्ट आउट करवा दें। ठीक है, और जो है जो भी कम्युनिकेशन होगी क्लास की, वो थ्रू आउट हम इस ग्रुप के थ्रू करेंगे। तो प्राइवेट मैसेज जब तक मैं नहीं कहूँ नहीं कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा नंबर पे। जो भी चीज़ हो पहले आप ग्रुप पे डिस्कस करें, उसके बाद फिर अगर कोई ज़रूरत होगी तो फिर हम मैसेज और कॉल की तरफ जाएंगे। सो हम थ्रू आउट ये ग्रुप ही यूज़ करेंगे ओवरऑल कोर्स की डिस्कशन के लिए। इसके अलावा यहाँ तक जो हमने चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। गूगल क्लासरूम का जो मैं कोर्स मैंने किया है, उसकी आईडी भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। बाकी सारा कोर्स कंटेंट गूगल क्लासरूम पे भी अपलोड होगा और आपके एलएमएस पे भी अपलोड होगा। अच्छा, कोर्स जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और पीएफ से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। होपफुली इंशाल्लाह मज़ा आएगा। अच्छा जी, हम नॉर्मली कोर्स का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट का फ्रेमवर्क किस तरीके से काम कर रहा है। जो भी हम कोड राइट डाउन कर रहे हैं वो बैक एंड पे किस तरीके से डॉट नेट पे जाके वर्किंग कर रहा है। अगर आपको याद हो तो ये वो स्लाइड है जो हमने पीएफ में भी लेक्चर 3 था हमारा शायद। फर्स्ट लेक्चर वाज इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिसमें हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का ओवरव्यू देखा था। सेकंड एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, एंड थर्ड वन वाज दिस, अगर आप लोगों को याद हो तो, माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट का ओवरव्यू। ठीक है, इसको हम स्टार्ट, शेयरिंग हो रही है क्लास आप लोगों के पास? ओके, तो व्हाट इज डॉट नेट? इज अ फ्रेमवर्क, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, सो माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट क्या है? हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हमें डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। वो डिफरेंट सर्विसेज हमारे पास क्या क्या हो सकती हैं? इट जस्ट लाइक विंडोज एक्सेप्ट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटरनेट। बिल्कुल वैसे ही डॉट नेट फ्रेमवर्क काम कर रहा होता है जैसे हमारे पास विंडोज है। कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हमारे पास डिफरेंट फीचर्स हैं विच वी कैन यूज। तो हमारे पास डॉट नेट भी इन्होंने फॉर एग्जांपल रिलेट करवाने के लिए यूज किया कि जिस तरह हमारे पास विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा होता है, इस पे वी हैव डिफरेंट फीचर्स। सिमिलरली हमारा डॉट नेट फ्रेमवर्क भी काम कर रहा होता है, बट डिफरेंस इज दैट इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटरनेट। इट एक्सपोर्ट्स अ कॉमन इंटरफेस, ठीक है, इसका एक कॉमन इंटरफेस है, so that it programs can be run on any system that supports .NET। ठीक है, जो प्रोग्राम आपने राइट डाउन किया, लेट से मैंने कोई प्रोग्राम राइट डाउन किया डॉट नेट फ्रेमवर्क में, और फिर मैंने उसको जो है आपको सेंड कर दिया। अगर आपके पास डॉट नेट फ्रेमवर्क है तो एज इट इज़ वही प्रोग्राम आप अपने पास भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो कोड पोर्टेबिलिटी का भी हमारे पास ऑप्शन है, बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है वो सपोर्ट करना चाहिए आपका सिस्टम। A specific software framework includes a common runtime। एक ही रन टाइम है इसके पास। अच्छा, रन टाइम का कॉन्सेप्ट मैं आपको ये दे दूं कि डॉट नेट में वी हैव डिफरेंट सेट ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं डॉट नेट की जिसमें हम काम कर सकते हैं। हमारे पास सी शार्प है, विजुअल बेसिक है, जे शार्प है, उसके अलावा और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस की सपोर्ट डॉट नेट हमें प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, अब डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं तो हर लैंग्वेज का एक अपना कंपाइलर होगा। अच्छा, मीटिंग आईडी एंड हो जाए 10 मिनट्स पे तो आप जो है वो
सेम मीटिंग आईडी पे हम ज्वाइन करेंगे। .NET प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क इज प्रोग्रामिंग मॉडल फॉर .NET। एक मॉडल है जो .NET से रिलेटेड जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उस पर हम प्रोग्राम कर सकते हैं। प्रोग्राम प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग .NET मैनेज कोड इन अ वर्चुअल मशीन। अच्छा, मैनेज कोड क्या होगा? हर वो कोड जो हमारे पास .NET की अपनी लैंग्वेजेस पे रन हो सकता है, दैट इज मैनेज कोड। मैंने C# का कोड राइट डाउन किया जो कि .NET के मेरे पास कॉमन लैंग्वेज रन टाइम पे CLR पे रन हो सकता है, जो भी कोड, दैट इज मैनेज्ड कोड। अनमैनेज्ड कोड कौन सा होगा? जो मैंने आउटसाइड .NET फ्रेमवर्क राइट डाउन किया, यानी कि ऐसी लैंग्वेज जो .NET के अंदर जो है वो सेव नहीं है। मैंने अगर उस लैंग्वेज में कोड लिखा है और उस लैंग्वेज के कोड को मैं .NET के फ्रेमवर्क पे चलाना चाह रही हूँ तो वो अनमैनेज्ड कोड होगा। मैनेज्ड कोड कौन सा होगा? जो CLR जिसको पे टारगेट हो सकता हो। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम इज दैट कि जब हम कोई कोड राइट डाउन करते हैं, जब हम उस कोड को रन कर रहे होते हैं, कंपाइल करने के बाद रन करते हैं, तो रन करने के लिए CLR एक कंपोनेंट है .NET का जो उस कोड जो हमारे कोड रन किया है उसकी ओवरऑल फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा होता है बैक एंड पे, जिसमें मेमोरी मैनेजमेंट आती है। लेट्स से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया तो वो वेरिएबल मेमोरी में किस तरीके से जाके स्टोर होगा, तो वहाँ पे हमारे पास एक ऐसा कंपोनेंट या मैकेनिज्म होना चाहिए जो ये सारी फंक्शनैलिटी कंट्रोल कर रहा हो। तो .NET के लिए वो कंपोनेंट कौन सा है? CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, ताकि जब आप किसी कोड को एग्जीक्यूट करो तो एग्जीक्यूशन का मैकेनिज्म बैक एंड पे मेमोरी कैसे एलोकेट करनी है, गार्बेज कलेक्शन कैसे करनी है, वैल्यूज कैसे स्टोर करनी है, आउटपुट रिजल्ट शो कैसे करना है, वो सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हमारे पास किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कॉमन लैंग्वेज रन टाइम की। सो मैनेज्ड कोड कौन सा होगा? वो सारा कोड जो .NET फ्रेमवर्क जिन लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर रहा है उन लैंग्वेजेस को यूज करते हुए मैंने जो भी कोड राइट डाउन किया है वो मेरे पास क्या है? वो मैनेज कोड है। चाहे मैंने C# पे कोड लिखा है, मैंने VB पे कोड लिखा है, वो उसका कोड क्या होगा? मैनेज कोड, जो कि CLR पे डायरेक्ट टारगेट हो सकता है। अनमैनेज्ड कोड कौन सा होगा? जो आउटसाइड .NET फ्रेमवर्क जितनी भी लैंग्वेजेस एग्जिस्ट कर रही हैं, अगर मैंने उस पर कोड किया होगा वो कोड .NET के लिए क्या होगा? अनमैनेज्ड कोड। Provides a very good environment to develop network applications and web services, provides programming API and unified language independent development framework। यहाँ पे हमारे पास API का भी कॉन्सेप्ट है, API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। लेट से मैंने किसी और लैंग्वेज में कोड लिखा, या इसका एडवांटेज ये कोड पोर्टेबिलिटी। लेट से मैंने एक अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बना रही हूँ, उसका मैंने कोड कंप्लीट कर लिया, अब उसमें मैं एक और फीचर ऐड करना चाह रही हूँ। अब उस फीचर से रिलेटेड ऑलरेडी एक बिल्ट इन कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, किसी और लैंग्वेज पे। सो मुझे उस चीज को दोबारा से कोड करने की जरूरत नहीं है। आई कैन यूज दैट एग्जिस्टिंग कंपोनेंट, एग्जिस्टिंग API। तो मैं उस API को क्या करूंगी? अपने कोड से लिंक कर सकती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हम APIs भी यूज कर सकते हैं। APIs बेसिकली क्या होती हैं कि हमारे पास कोई भी ऐसा फीचर जो पहले से डिजाइन हुआ है, जिसका कोड भी राइट डाउन है, जो पहले से सारी मैपिंग हुई है, मैं उस API को उठाऊंगी और उसको सिर्फ लिंक प्रोवाइड कर दूंगी अपने कोड के साथ। तो .NET आपको ये फंक्शनैलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग API है तो आप उस एग्जिस्टिंग API को अपने करंट जो है वो प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं। द कोर ऑफ .NET फ्रेमवर्क, ठीक है, जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिसपे .NET फ्रॉम, वैसे जिसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं लेकिन जो बेसिक हमारे पास कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं? CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोड की सारी रनिंग, एंड नेक्स्ट वन इज फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, जिसको हम बेस क्लास लाइब्रेरी भी कह सकते हैं, BCL, बेस क्लास लाइब्रेरी, और फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, जो कि हमें क्या कर रहा है? वी हैव डिफरेंट सेट ऑफ क्लासेस। जैसे हमने पढ़ा था डेटाबेस, जब हम कनेक्ट कर रहे थे, आपने PF के कोर्स में भी जब फाइलिंग वगैरह परफॉर्म की थी, तो उस फाइलिंग वगैरह के लिए हमारे पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के यूज हो रहे थे, कि उसकी कुछ बिल्ट इन क्लासेस थी। अगर आपको याद हो, फाइल डॉट क्रिएट, फाइल डॉट ओपन, इस तरीके की चीजें थी।
तो ये हमारे पास क्या है, फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। वी हैव अ लाइब्रेरी ऑफ क्लासेस जिसमें डिफरेंट मेथड्स ऑलरेडी बिल्ट इन क्लासेस हैं, बिल्ट इन मेथड्स हैं, और एज अ प्रोग्रामर हमें फैसिलिटेट करें कि वी कैन यूज इट। जैसे हमने मैथ की क्लास है, सो मैथ, और उसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे, मैथ के अंदर डिफरेंट मेथड यूज हो रहे हैं, स्क्वायर रूट का, मैक्सिमम का, मिनिमम का, पावर का। तो जिस जिस फंक्शन की मुझे ज़रूरत है, मेथड की ज़रूरत है, तो मैं उसको दोबारा से रीमॉडिफाई यानी कि खुद से कोड लिखने के बजाय मैं सिर्फ क्या करूँगी, क्लास का नाम दूंगी, क्लास के नाम के साथ मेथड का नाम दूंगी, और जो वैल्यू मुझे देनी है मैं वैल्यू दे दूंगी। वो ऑटोमेटिकली मुझे क्या करेगा, उसका कोड जो भी रिजल्ट होगा वो शो कर देगा। जी हमजा, कोई क्वेश्चन है मोहम्मद हमजा? जी हमजा, कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है? ओके, आपने हैंड रेस किया था तभी मुझे लगा शायद कोई क्वेश्चन हो। ओके, सो जो दो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क के, दैट इज कॉमन लैंग्वेज रन टाइम एंड फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, कोड को जब हम रन कर रहे हैं, मेमोरी पे स्पेस कैसे देनी है, ठीक है। आपके पास मल्टीपल जो है वो लेट से विजुअल बेसिक पे कोड लिखा है, क्योंकि कॉमन लैंग्वेज रन टाइम तो एक ही है। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम को आप ऐसे कंसीडर करें कि जो एक कंपाइलर है जो आपके कोड को चला रहा है। अब वो कोड आपने डॉट नेट फ्रेमवर्क की किसी भी लैंग्वेज में लिखा हो, वो उसी एक कंपाइलर के थ्रू रन करेगा। दैट इज कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। सो वो मल्टीपल वर्जन पे अगर आपने काम किया है, अगर किसी ने डॉट नेट के फ्रेमवर्क डिफरेंट फ्रेमवर्क पे काम किया है, उसी कोड को मैं डिफरेंट फ्रेमवर्क पे रन करना चाह रही हूँ, तो वो किस तरीके से वर्जन्स को सपोर्ट कर रहा है, तो ये सारा काम ऑटोमेटिकली कौन कर रहा है, आपका CLR। ठीक है। लैंग्वेज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कैसे होगी, क्योंकि लैंग्वेज रन टाइम तो एक ही है। अब मल्टीपल लैंग्वेजेस पे अगर मैंने काम किया है, तो उसको किस तरीके से एक ही स्टैंडर्ड पे रखना है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या होंगी, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, CLR की, गार्बेज कलेक्शन। क्योंकि मेमोरी एलोकेशन भी रन टाइम पे CLR ही कर रहा होगा। कोई भी आपने जो कंपोनेंट है, वैल्यू स्टोर करनी है, उसको मेमोरी में कहाँ जाके स्टोर करना है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, CLR की। और मीन वाइल आपकी मेमोरी को यूटिलाइज भी CLR ही कर रहा होगा, कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो अब मेमोरी में फर्दर यूज नहीं हो रहे, जो सिर्फ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उनको मेमोरी से रिमूव करना भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, CR की। और ये प्रोसेस क्या कहला रहा होगा, गार्बेज कलेक्शन। सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करनी है, ठीक है, किस तरीके से कोड को सिक्योर करना है, ये सब भी CLR की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी क्या है मेरे पास, फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी डिफरेंट चीज़ों के लिए हमारे पास डिफरेंट क्लासेस बनी हुई हैं, और उन क्लासेस के अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन मेथड्स डिफाइन है। हम क्या करेंगे, हम सिर्फ उन बिल्ट इन मेथड्स को वी कैन जस्ट यूज, एंड इट जस्ट फॉर ईज ऑफ प्रोग्रामर। ठीक है। जैसे हमने SQL से कनेक्ट किया था, तो उसके लिए हमने डिफरेंट जो है वो सिर्फ क्लास यूज की थी यूजिंग, और लाइब्रेरी कौन सी यूज की थी, यूजिंग सिस्टम डॉट आईओ। और उसके अंदर जैसे ही मैंने नेम स्पेस IO यूज किया, सो मेरे पास जो है वो डेटाबेस से रिलेटेड सारी क्लासेस जो है वो ऑटोमेटिकली क्या मैं उसको यूज कर सकती थी अपने कोड में। अगर आप लोगों को कुछ कोड याद आ रहा हो तो, फाइल करके हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, और उसके बाद फिर हमने फाइल डॉट क्रिएट, फाइल डॉट ओपन, फाइल डॉट रीड, फाइल डॉट राइट। तो ये सारे बिल्डिंग मेथड्स ऑलरेडी हमारे पास फाइल की क्लास के अंदर बिल्ट इन पहले से ही मौजूद है। हम सिर्फ क्या करें, हम सिर्फ उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो ये दो जो है ये मेन कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं कि CLR काम कैसे कर रहा है। मीटिंग एंड होने वाली है लेस देन 1 मिनट। जैसी मीटिंग एंड होती है, सेम मीटिंग ID पे हम फॉरन ज्वाइन करते हैं। ठीक है, हम ये देखेंगे कि डॉट नेट का फ्रेमवर्क किस तरीके से काम